नीट माथोड़ का अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें फिर क्लियर कर देता हूँ कि हमने एनएलएम जब पढ़ा था ना, मतलब कौन सा बच्चों, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, है ना, ये अपन ने पढ़ा। तो उसमें कौन कौन से टाइप के फोर्स पढ़ लिए, कोई बता सकता है मुझे? एक अपन ने पढ़ा सीधा धकेलना और खींचने वाला, है ना, पुश और पुल हो गया। एक अपन ने कौन सा पढ़ा बच्चों, है टेंशन फोर्स। और कुछ पढ़ा है क्या इसके अलावा अपन ने, पुश और पुल और टेंशन फोर्स के अलावा? वो टेंशन और पुश पुल हो गया ना। आज अपन बात करेंगे कौन से फोर्स की, वो रहेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसकी बात करेंगे बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नीट माथोड़ के एनएलएम के चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो केवल इन दोनों फोर्स पर डिपेंड करता है, और सेकंड पार्ट जो है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस साथ में फ्रिक्शन फोर्स। मतलब ये तो हो गया किसके लिए बच्चों, घर्षण बल के लिए, और ये किसके लिए हो गया बच्चों, नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, और फोर्स मतलब क्या हो गया, बल। बस, तो हम इस टाइप से दो टाइप के फोर्स इस वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, जिसमें देखते हैं सबसे पहले आज अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों, थर्ड लॉ। तो क्लियर हो चुका है कि पहले टॉपिक के अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ कंप्लीट करा, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का मतलब सिंपल तुम्हें पता है कि एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, हर क्रिया की एक क्या होती है बच्चों, प्रतिक्रिया भी होती है। जैसे गांधी जी कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम उसके सामने दूसरा गाल आगे कर दो, तो ये प्रतिक्रिया नहीं हुई, ये तो क्रिया करने का एक और मौका दिया गया कि यहाँ क्रिया हो चुकी तो दूसरी क्रिया यहाँ पे भी कर दो। लेकिन मुन्ना भाई मूवी में क्या दिखाया गया कि अगर एक यहाँ क्रिया होगी, एक यहाँ क्रिया होगी, तो तीसरा गाल तो है नहीं, तो उसने भी फिर टिकाया। उस टिकाए हुए को क्या बोलते हैं अपन, रिएक्शन या प्रतिक्रिया। तो क्लियर पता चल चुका है अपन को कि एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं बार बार, पहला क्या लिखा है मैंने, इक्वल। तो इक्वल किस चीज के लिए स्टैंड करता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। बेटा ये वाली लाइट भी ऑन कर देना। इक्वल का मतलब होता है समान परिमाण, इसका मतलब हो गया इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब इसका और ऑपोजिट क्या लिख रखा है मैंने, डायरेक्शन। मतलब क्या हो गया, विपरीत तो क्या हो चुकी है बच्चों, दिशा हो चुकी है। अब इसको समझने के लिए मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर एक दीवार है, उस दीवार पे फोर्स लगाया गया कितने न्यूटन का बच्चों, 100 न्यूटन का, तो इधर भी हमें रिएक्शन फोर्स मिलेगा, वो भी कितने का मिलेगा, बस इतना सा अपन को पता है। ये फोर्स है तो ये क्या है बच्चों, इसकी रिएक्शन है। अच्छा, रिएक्शन की खास बात बताता हूं कि जो रिएक्शन फोर्स होगा, अब मैं इसे प्रतिक्रिया बल नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा अब इसे, रिएक्शन फोर्स। इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, ये हमेशा क्या होगा बच्चों, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। मतलब कुछ भी हो हम आगे माइनस लगा देंगे बस ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए, और इसे एन या आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे एन या फिर आर। अब आर से रिप्रेजेंट कब करेंगे और एन से कब करेंगे, आर से कब करेंगे, मैं तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दूंगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो ये हो सकता है कि ये मैंने बॉक्स ले लिया, बॉक्स को मैंने फिल कर दिया, बाउंड्री बना दी मैंने, ये इस बॉक्स का मास कितना बच्चों, एम। कहाँ पड़ा हुआ है, जमीन पे पड़ा है, इसका मतलब धरती पे ये बोझ है। धरती का बोझ क्या होता है, भार, है ना। तो धरती का जो बोझ है या भार है, इसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारा mg हो गया। अब ये धरती का बोझ है तो धरती प्यार तो कर रही है, लेकिन ये नीचे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स के लिए क्या देना पड़ेगा बच्चों, रिएक्शन। चलो रिएक्शन भी छोड़ो, मुझे बताओ कि इस ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ। देखना, एक तो मैं एग्जांपल लेता हूँ इसको,
सड़क पे रख दिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं इसको लेता हूँ कि मैंने इसको रेत पर रख दिया है। तीसरा मैंने एग्जाम्पल लिया इसको पानी पर रख दिया, और चौथा मैंने इसको कहाँ रख दिया बच्चों, दलदल। चार मैंने एग्जाम्पल लिए। चार एग्जाम्पल में मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट खड़ा कहाँ रहेगा, सड़क पे। रेत पर खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा? चलो देखते हैं, सबसे ज्यादा किस में खड़ा नहीं रहेगा? पानी में। पानी में तो वो, अगर ये ऑब्जेक्ट आर्किमिडीज को फॉलो करता है तब तो ये ऊपर रह जाएगा फॉलो करते हुए, लेकिन फिलहाल हम मान के चलते हैं कि सरफेस छोटा है, मास ज्यादा, तो पानी के अंदर डूबने की संभावना इस वाले केस में सबसे ज्यादा। फिर इसमें क्योंकि जब तुम रेत पे चलते हो तो थोड़ा थोड़ा पैर तुम्हारा रेत में धंस जाता है, दलदल में भी धंस जाता है, पानी में फंस जाता है। लेकिन सड़क की बात करेंगे तो जैसे एग्जाम्पल देखना, अगर तुम पानी के ऊपर ऐसे पैर मारोगे मजा आएगा तुम्हें, ठंडा ठंडा पानी मजे लेने के लिए तो कर रहे हो पैर मारने का काम। यही पानी के अंदर ना करके तुम दलदल में पैर मारोगे, तुम्हें दलदल मजे देगा, ठीक है। फिर आते हैं रेत पर। रेत पर तुम पैर मार सकते हो लेकिन कुछ समय तक, पानी में तो बार बार मार सकते हो, लंबे समय तक मार सकते हो, तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा, तुम्हें उसको एज ए इंटरेस्ट के हिसाब से लोगे। लेकिन रेत के अंदर तो तुम्हें थोड़ी देर बाद पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेत में कौन पैर मारता है? यही अब सड़क में मार के दिखाओ तो पेन केवल पैरों पर नहीं होगा, पैर से लेके कनेक्टेड जितनी भी हड्डियां ना सब पे इम्पैक्ट जाएगा, तो उनकी टूटने की संभावना नहीं रहती। कभी ऐसे कितनी बार कर सकते हैं, बार बार थोड़ी कर सकते हैं। यही अगर पानी के साथ करेंगे तो, अच्छा सुनो, इस पे पैर मारने के लिए मैंने इसी का सहारा लिया, मजा तो तब आया जब मेरे पैर कहीं और इस पर लात मारूं, और लात मारने के बाद थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं कि लग गई। तो मैं यहाँ पर सड़क पर एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल क्या है बच्चों, सॉलिड हो गई है ना, सॉलिड है बॉस। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिक्विड केस। ये थोड़ा सा लिक्विड है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में हो गया एक तरीके, क्योंकि रेत भी तो बहती है ना। तो कहानी ये हो गई है कि तुम्हारे जो धरती का बोझ है वो तीनों केस में बराबर लग रहा है, सड़क पे भी लग रहा है, रेत पे भी लग रहा है, पानी पे भी लग रहा है, दलदल पे भी लग रहा है। लेकिन सड़क क्या करती है, उतने अमाउंट में क्या कर देगी, तुम्हें रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करवा देगी। लेकिन बेटा वो फैन बंद कर देना ना, हाँ क्या पता आवाज का प्रॉब्लम हो सकती है, तो पता चल गया ये इक्वल अमाउंट का रिएक्शन देती है ना। अगर तुम्हारा वेट कितना है, मास है 7 किलो, और उसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया बच्चों, 70 न्यूटन। तो 70 न्यूटन तो ऊपर भी रिएक्शन फोर्स कितना मिलेगा, 70 न्यूटन का मिलेगा। रेत पर 70 का नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए मान लो 60, और नीचे कितना है 70, तो एवरेज कितना हुआ 10। तुम 10 से नीचे चले गए, रेत में कभी कभी थोड़ा नीचे जाते हैं, पानी में 70 लगा, ऊपर 0 लगा, पक्का 0 लगेगा, कुछ ना कुछ लगेगा। 2 ले लेता हूं मैं थोड़ा सा, तभी तो पानी के ऊपर तैर भी पाते हैं अपन, तैर पाते हैं ना थोड़ा थोड़ा। और दलदल में तो ये एक ही कोई ऊपर वाला खींच लेगा तो बात खत्म है, नहीं तो धीरे धीरे नीचे जाते जाओगे, तो इसका मतलब ये प्रॉपर रिएक्शन दे ही नहीं पाता। तुम और जितना ज्यादा उसको बाहर निकलने का प्रयास करोगे वो उतना ही ज्यादा तुम्हें अंदर ले जाएगा। तो ये एक्शन रिएक्शन पर काम कर रहा है, रिएक्शन तो ये देना नहीं चाह रहा। तो जो धरती मेरी माँ है या सड़क है वही तुम्हें उतना ही प्यार करती जितना प्यार तुम उससे करते हो। देख पा रहे हो? तो हमारे पास सबसे पहले किसको उठाते हैं अपन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एग्जाम्पल वैसा का वैसा ही लेते हैं अपन। क्या ले लिया अपन ने, एक एम मास का ऑब्जेक्ट, आउटलाइन ये कर देता हूँ, ठीक है। ये एम मास है, नीचे धरती पे बोझ है, कितना लगेगा। इसका मतलब तुम्हें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया फोर्स होता है वो उस बॉडी को एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट मतलब उस डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक कहता हूँ कि अगर इसका फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो इस एम मास की बॉडी को धरती में समा जाना चाहिए। लेकिन क्या ये धरती में समाएगी? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि धरती उतने अमाउंट का इसके ऊपर क्या लगाता है, रिएक्शन फोर्स। उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे एन से। अब आर से किससे करेंगे वो बाद में देखेंगे, है ना। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एन से। चाहो तो इसको आर लिख सकते हो, लेकिन अपन फिलहाल इसको क्या लिखेंगे, एन। अब तुम्हें पता है कि क्या ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, नहीं। क्या ये नीचे जा रहा है, नहीं। तो हमें पता चल गया कि F बराबर एम ए। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं कौन से नियम से, सेकंड लॉ से, तो बताओ किसको पॉजिटिव मानोगे, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। अब एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा तो मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव मानूं या नीचे वाले को, क्या फर्क पड़ता। लेकिन अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तो ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा,
बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0, तो mg माइनस n बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब mg बराबर क्या आ जाएगा n, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों मुझे mg। और देखो सेम मैं यहां पर क्या करता हूं, इस बार ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा मैंने क्या कर दिया बड़ा कर दिया और एक इसके ऊपर ले जाके रख दिया। इसका मास कितना m1, इसका मास कितना बच्चों m2। कहां पर पड़ा है वही सरफेस पे। तो तुम पता है कि m2 जो है वो नीचे फोर्स लगाएगा कितना m2g, और इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। एक काम करते हैं, इसको m1 ले लेता हूँ, इसको m2 ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इक्वेशन बनने में थोड़ी आसानी होने वाली है। सरफेस पे है m1 नीचे फोर्स लगाएगा कितना m1g, लेकिन ऊपर उतना ही ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल। इसी प्रकार m2 भी इस पर फोर्स लगाएगा m2g, और ऊपर उतना ही क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो देखा जाए तो इन दोनों का अगर मैं क्या बनाऊं बच्चों, एक इधर चला गया और एक इधर आ गया, तो इन दोनों से ये पता चलता है कि नीचे तो लगा है क्या m1g और ऊपर क्या लगा बच्चों n1। इसमें नीचे क्या लगा m2g, ऊपर क्या लगा n2। तो ये m2g क्या इधर भी लगेगा क्या, बिल्कुल ये m2g लग किस पे रहा है, इस पे लग रहा है या सरफेस पे लग रहा है। छोटा वाला जो है m2 वो नीचे सरफेस पे डायरेक्ट फोर्स लगा रहा है या ऊपर वाले के ऊपर बैठ के फोर्स लगा रहा है। अगर मैं किसी को कंधे पे बिठा के चलूंगा तो उसका जो पूरा वेट है वो उसको उठा कौन रहा है, मैं उठा रहा हूं, ये मेरी टांगे उठा रही है, सरफेस उठा रही है, बताओ। मेरे उठाने का मतलब मेरी टांगे ही उठा रही है। एक तो मैं खुद का बोझ नहीं झेल पा रहा हूँ और ऊपर से मैंने कंधे पे बारात में किसी को नचा अलग से रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद मैं थक जाऊंगा। इसके पीछे कारण क्या होगा देखना, कि अगर मैं इसमें n1 की वैल्यू निकालूंगा तो वो तो किसके बराबर हो जाएगा सीधा, n1 सीधा बराबर हो जाएगा m1g के। लेकिन यहां पर जब मैं किसकी बात करूंगा n1 के लिए, एक और फोर्स नीचे जा रहा है क्या कितना, तो प्लस क्या कर दूंगा मैं इसको m2g। ऊपर देखना क्या n2 केवल m2g के बराबर है क्या, तो पता चला कि मेरी जो टांगे सरफेस के साथ जो कनेक्टेड है वो मेरा बोझ तो झेल ही रही है, साथ में मुझे किसका बोझ उठाना पड़ रहा है, जिसको मैंने कंधे पे बिठा रखा है। और जो कंधे पे बैठा है या वो किसी के ऊपर खड़ा है तो उस पर कितना रिएक्शन लग रहा है, केवल उसी के वेट के जितना। तो यहां पर मुझे ये पता चलता है कि अगर मैंने यहां पर एक m1 मास की बॉडी ले ली, एक m2 मास की बॉडी ले ली और एक m3 मास की बॉडी ले ली, तो फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाता, सीधा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लिखता हूं। एक तो इनके बीच में लगेगा n1, एक इनके बीच में लगेगा n2 और एक इनके बीच में लगेगा n3। तो सबसे ज्यादा भारी किसको लगेगा भारीपन n1 का, तो n1 तीनों को उठा रहा है क्या, इसलिए तीनों को जोड़ दूंगा ऐसे। n2 किसको उठा रहा है, केवल 2 को उठा रहा है, लेकिन n3 केवल किसको उठा रहा है, बोलो समझ में आ गया। बड़ी सिंपल सी क्लियर सी बात हो गई। और देखना ये m मास की बॉडी है, ये भी m मास की बॉडी है, ये भी m मास का ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है, सारे m मास के ऑब्जेक्ट है। तो इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बता दो n1 की वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 जनों को उठा रहा क्या 6 mg। इसका बता दो 5 mg, इसका बता दो 4 mg, इसका बता दो 3 mg, इसका बता दो 2 mg और इसका बता दो mg। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना हमें आ चुका है, चलेगा क्या। और देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए कहानी, देख पा रहे हो क्या, ये कितना मान लेता हूं m1, ये कितना मान लेता हूं, फोर्स केवल इस पे लगाया कितना। अब ये F फोर्स m1 पे लग रहा है, तो बताओ m2 भी इसके साथ जाएगा या नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। एक चीज और पूछता हूं कि m1 पे फोर्स लगाया तो m1 ने कोई एक्सेलरेशन लिया a, तो मुझे बताओ m2 जो है वो इससे धीरे चलेगा या इससे तेज चलेगा या इसी के साथ साथ चलेगा। सवाल सही है ना, कि m2 जो है वो m1 के साथ साथ चलेगा सेम एक्सेलरेशन से, या तेज भागते चलेगा या धीरे चलेगा उससे। तो इसका एग्जांपल लेते हैं ट्रेन की बोगी से। जब ट्रेन की बोगी किसी को खींचती है, इंजन जब ट्रेन की बोगी इसको खींचता है, तो मुझे बताओ अगर मेरा ट्रेन का जो डब्बा है वो S1 है और किसी का B1 है जो कि थर्ड AC है और एक स्लीपर है, तो दोनों के बीच का जो एक्सेलरेशन है, क्या B1 जो थर्ड AC वाला जो सबसे पीछे लगा हुआ है उसका एक्सेलरेशन कम होगा क्या, और मेरी बोगी का ज़्यादा होगा क्या। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी ट्रेन का एक्सेलरेशन
सेम है। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। यही एग्जाम्पल सुपर 30 में मूवीज में भी बोला गया था कि अगर ट्रेन के डिब्बों में से एक एक डिब्बा अलग कर दिया जाए तो ट्रेन की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जवाब है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंजन जिस एक्सेलरेशन से चल रहा, सारी बोगीज भी उसी एक्सेलरेशन से चलती है, लेकिन उसमें हिंज्ड रहता है ना, उसमें टेंशन होती है। इसी प्रकार अगर इंजन को पीछे लगा दे बोगी के, फिर धक्का दे तो वो इस टाइप का केस हो गया क्या? तो इन सब का मतलब हो गया कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होने वाला? सेम होने वाला है। ये चीज़ दिमाग में बिठा के रखना। अब देखना, जब ये इस पर फोर्स लगाता है तो इसका मतलब ये पार्टिकल ये सब आपस में आगे जाना चाह रहे हैं और यहाँ आके रुक जाते हैं, तो ये आगे वाले को बोलते हैं आगे चल। तो जब ये बोलेंगे ना आगे चल, तो इसके पार्टिकल बोलेंगे ऐसे कैसे आगे चल, तू पीछे चल। सही है क्या? और आगे पीछे के चक्कर में क्या हो जाता है बच्चों के बीच में? एक तनाव हो जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे? आर से। और तनाव की वजह से बताओ क्या ये इसको रोक पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये इस पर फोर्स लगाएगा, इतना लगाएगा या इससे थोड़ा कम लगाएगा, तो वो देखते हैं कितना लगाने वाला। तो जैसे ही इस पर फोर्स लगाएगा तो इनके बीच का रिएक्शन फोर्स क्या ले लेता हूं मैं बच्चों? आर। अब मैं बनाऊंगा इनका फ्री बॉडी डायग्राम। एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया। इस पर लगा है फोर्स F, लेकिन इसको रोका जा रहा है किससे? R से। इस पर फोर्स लगा है R, लेकिन इसको कहीं से रोका जा रहा है क्या? नहीं, इसको कहीं नहीं रोका जा रहा है। इसका मास कितना है बच्चों? m1। इसका मास कितना है? m2। एक्सेलरेशन दोनों का क्या है? a। इसका भी कितना है? a। इक्वेशन बनाते हैं, F बराबर ma। मैंने तुम्हें बताया था कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव मानो, तो F में से क्या माइनस कर देंगे? R बराबर क्या आ जाएगा? इधर आओ, F इजिकल्स टू ma। बताओ इसको आगे कौन सा फोर्स ले जा रहा है? R इजिकल्स टू क्या? R की वैल्यू यहाँ रख दो क्या? तो F माइनस m2a बराबर क्या हो जाएगा? m1a। m2a को वहाँ ले जाऊँ क्या? माइनस का प्लस हो जाएगा क्या? तो F बराबर क्या हो जाएगा? m1a m2a। दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों? a कॉमन आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? F अपॉन m1 प्लस m2। बोलो नहीं आया? समझ में आ गया क्या? तो ये मुझे एक्सेलरेशन मिला। अब एक्सेलरेशन से मुझे रिएक्शन फोर्स भी चाहिए। इधर आओ, R बराबर क्या आ जाएगा? m2 इंटू a। तो a की वैल्यू निकल चुकी है, क्या आ जाएगा? F अपॉन m1 प्लस m2 है। अब सुनना, R का फॉर्मूला मैं और ढंग से लिखने वाला हूँ, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू F। मैंने ये लिख रखा है। इससे ये पता चलता है कि रिएक्शन फोर्स जो है ना, वो केवल और केवल किस पर निर्भर करती है? 2 पे। तो इसी केस में अगर मैं ऐसा करूं, जो कि PYQ है 2013 के आसपास का नीट का, इसे 3 ऑब्जेक्ट है, ठीक है? 3 ऑब्जेक्ट में एक दे रखा 5 kg, एक दे रखा बच्चों कितना? 3 kg, और एक दे रखा बच्चों कितना? 2 kg। और इस पर फोर्स कितना लग रहा है बच्चों? 100 न्यूटन। ये डाटा चेंज हो सकता है ना, मैं तुम्हें सिर्फ प्रारूप बता रहा हूँ। तो अपन ये क्वेश्चन नहीं उठाते, अपन डायरेक्ट क्या लिखते हैं? फोर्स लगा F, मास कितना? m1 m2 m3। रिएक्शन फोर्स एक तो यहाँ लगेगा जैसे अपन बोलेंगे R1, और एक यहाँ लगेगा जैसे क्या बोलेंगे? तो मैं ना डायरेक्ट लिखने वाला हूँ एक चीज़, देखना क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स अपॉन टोटल मास हो जाएगा क्या? बताओ ये वाला फॉर्मूला कहाँ से टीपा मैंने? जैसे अब ये भी निकाला गया एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन टोटल मास। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ? फोर्स अपॉन टोटल मास। आओ इधर, तो एक्सेलरेशन निकालने जा रहा हूँ बच्चों में। फोर्स कितना लग रहा है? 100। मास कितना है? 5 प्लस 3 प्लस 2, 100/10। आंसर कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। अब मेरे चाहिए R2। बताओ R2 लगने के लिए केवल ये काम करेगा क्या? तो R2 बराबर क्या आ जाएगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? m3 इंटू a। इसी प्रकार R1 जो है वो किस किस को धक्का दे रहा है? m2 को भी दे रहा है और m3 को भी दे रहा है। काम हो गया। m2 और m3 हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 10। तो 3 और 2 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 50। इधर आओ, m3 की वैल्यू 2, एक्सेलरेशन कितना है? 10, कितना आ जाएगा? 20। तो बताओ इसको खींचने के लिए कितना फोर्स काम में लिया जा रहा है? केवल 20 न्यूटन। इन दोनों को खींचने के लिए कितना काम में लिया जा रहा है? 50 न्यूटन। 50 और 20 मिलके कितना हो जाएगा बच्चों? सुनना सुनना, इन दोनों को 50 से खींचा जा रहा है, तो इसको केवल अकेले को कितने से धक्का दिया गया होगा? क्योंकि 50 इस पे गया होगा और 50 इन दोनों पे गया होगा, हाँ या ना? तो केवल इस पे कितना गया? 30। सही है ना? ये इस पे कितना चला गया? 20। और मुझे बोला गया कि केवल 3 kg को आगे ले जाने के लिए कितना फोर्स काम में ले जा रहा है? तो इस पूरे 50 में से क्या माइनस कर दो बच्चों? 20। तो आंसर कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन। तो मैं अब तुम्हें समझा सकता हूं कि इसको आगे खींचने के लिए 50 न्यूटन का फोर्स लगा, बीच वाले को 30 न्यूटन का और लास्ट वाले को 20 न्यूटन का। समझ में आ गया क्या?
ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन। तो आर कब लिखेंगे, एन कब लिखेंगे, क्लियर हो गया। अब मैंने ये तुम्हें पहले इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, क्या बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स, उसको समझाने के लिए मुझे नॉर्मल की जरूरत पड़ सकती है। कैसे वो देखना, तो पहले क्लियर कर देता हूं फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, अपने अपने शब्दों में जवाब दो। व्हाट इज द मीन बाय फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। हाँ अच्छा, तुमने कहा कि मोशन को अपोज करता है तो वो फ्रिक्शन कहलाता है। बिना मोशन के भी फ्रिक्शन लग सकता है क्या कभी? एग्जैक्टली, स्टैटिक फ्रिक्शन जिसका नाम है। तुमने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं। मुझे खड़े रहने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, इसलिए देखा होगा कि जो हमारी सरफेस होती है, जो तल होता है जिस पर हम खड़े होते हैं, वो रफ होनी चाहिए थोड़ी। अगर चिकनी होगी तो हम उस पर खड़े नहीं हो सकते। जैसे मार्बल है बिल्कुल चिकना, और उसके ऊपर भी पानी डोल रखा है, जैसे दिवाली की सफाई हो रही है तो सरफ भी डोल रखा है, तो उस पर अपन आसानी से चलना तो दूर, खड़े भी नहीं हो सकते, किसी का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर खड़े हो गए अपन ऐसे नॉर्मली, तो अपन को उसको खड़े होने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी कि थोड़ा सा भी स्लिप हो गया तो गई 12 दिन की छुट्टी। अरे पट्टा बंधेगा ना 12 दिन का, तो क्या बारवा खाने की बात कर रही है? देखो फ्रिक्शन जो है रेस्ट पे भी लगता है, मोशन में भी लगता है, दोनों टाइप से लगता है। तो फ्रिक्शन जो होता है जरूरी नहीं हमेशा मोशन को अपोज करे। फ्रिक्शन जो है, हालांकि डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि जो चलते हुए मोशन का अपोज कर दे वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, लेकिन उसके पीछे का कारण होता है सरफेस की रफनेस की वजह से। जितनी ज़्यादा खुरदुरी सरफेस होगी, रफनेस होगी, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ये हमें पता है। इसलिए डामर की सड़क बनाई जाती है, सीमेंटेड सड़क बनाई जाती है, कंक्रीट की सड़क बनाई जाती है। कंक्रीट वर्ड यूज में ले रहा हूँ। यहीं अगर अपन कंक्रीट सड़क ना बने, मार्बल की सड़कें बनाते सब जगह, सबको मजा आएगा। हाँ, जनसंख्या जो है ना इंडिया की, वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, कैसे कंट्रोल हो जाएगी? बढ़ती हुई जनसंख्या कम होती जाएगी, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते रहेंगे, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ही नहीं मिल पाएगा और सबको मजा आता जाएगा। तो कहानी मेरी ये हो गई यहाँ पर कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, अगर एक एम मास की बॉडी है, जब फ्रिक्शन फोर्स शुरुआत कर रहे हैं तो बॉडी का ऑब्जेक्ट अपन इसी टाइप से कुछ लेते हैं। ठीक है, ये एम मास की बॉडी है, फोर्स लगाया कितना, एफ, तो आगे जाना चाहिए कितना एक्सीलरेशन से, ए, लेकिन अंदर क्या है, सरफेस रफनेस है। इस वजह से पता क्या होगा, उल्टी डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और इसको रिप्रेजेंट किससे करूंगा मैं, एफ आर, या फिर केवल स्मॉल एफ से, चलेगा क्या, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम है, तो आगे वाला फोर्स एफ है, लेकिन पीछे वाला फ्रिक्शन बैक है क्या, इनटू एक्सीलरेशन। काम हो गया, इक्वेशन तैयार हो चुकी है। लेकिन मैं निकालना चाहता हूँ फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। फ्रिक्शन सीधा सीधा डिपेंड करता है किस पर, रफनेस पे। अब रफनेस पे डिपेंड कैसे करता है, मैं इसको अगर जूम करूंगा ना, तुम देखोगे कि इस ऑब्जेक्ट की और इस सरफेस की ग्रूविंग हो जाती है आपस में। ग्रूविंग मतलब एक दूसरे के गड्ढे में ये दब जाते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे नीचे की सरफेस ऐसी है और ऑब्जेक्ट की सरफेस कैसी, वाइट है ना, तो जूम करके देखते हैं ना तो ये आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों। जैसे अपना हाथ है, अगर मुझे हाथ को ऐसे रखना है तो इतना ज़्यादा इसमें अधेसिवनेस नहीं आएगी जितना थोड़ा नीचे करने से आएगी, क्योंकि इसके उभराहट में इसके गड्ढे के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, इसलिए जब अपन ऐसा करते हैं तो अपना हाथ गर्म हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। अगर ये पूरा हाथ सरफेस फ्लैट होता और अपन ऐसा करते रहते कुछ मज़ा नहीं आता। इसलिए इन दोनों हाथों के बीच में देखो ग्रूविंग दिख रही है अपन को, और यहाँ पर भी ग्रूविंग है। जब अपन फ्रिक्शन लेके ऐसे रगड़ते हैं ना आपस में, तो रगड़ने से क्या होगा कि इन दोनों के गड्ढों में आपस में एक दूसरे के साथ मैश हो जाते हैं, ग्रूव मैश हो जाते हैं। इस वजह से इनको अलग करना मुश्किल होता है और एनर्जी रिलीज करते हैं, जैसे बोलते हैं हीट एनर्जी, ऐसा करना चाहिए। सेम यहाँ पर भी है। तुमने फ्रिक्शन वेल्डिंग नाम सुना, फ्रिक्शन वेल्डिंग? वेल्डिंग है ना, बहुत सारे टाइप की होती है। तुमने आर्क वेल्डिंग तो देखी होगी, है ना, एक रोड होती है, रोड से ना इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है और वो वेल्ड करता जाता है ना। एक गैस वेल्डिंग भी होती है, ठीक है ना। एक होती है फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या होती है कि एक नट होता है या स्क्रू होता है ना, उस स्क्रू के ऊपर दूसरे स्क्रू को ना गोल घुमाया जाता है बहुत तेज स्पीड में, तो दोनों के बीच में ना फ्रिक्शन होने की वजह से वो लाल हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के बाद मेल्ट होने लगते हैं और मेल्ट होकर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। वो पूरा का पूरा मेटल है ना, मेल्ट होके मिक्स हो गया और एकदम से उस पर पानी डाल दो तो वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रिक्शन वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आते हैं अपन। इस वाले केस में मुझे पता चल गया कि एम मास की बॉडी जो है वो सरफेस पे डिपेंड करती है, लेकिन मुझे तो फॉर्मूला चाहिए।
तो नीचे धरती पे बोझ कितना होगा, जितना ज़्यादा बोझ होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ज़्यादा होगा। तुम्हें सरफेस पे खड़े रहने के लिए अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके ग्रिप बना के रखोगे। ग्रिप समझते हो, ये कॉन्टेक्ट जितना ज़्यादा तुम अच्छा रखोगे उतना ही तुम्हारा फ्रिक्शन रिक्वायर्ड अच्छा होगा। लेकिन यही कुछ अगर तुम पंजे पे चलने चालू कर दोगे तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, उतना सरफेस कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा और तुम्हारी गिरने की संभावना हो सकती है और दांत भी टूट सकते हैं उसमें। लेकिन अगर अपन दांत बचाएंगे तो कैसे बचा सकते हैं, सरफेस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेक्ट करते हैं। इसलिए तुमने ऐसा भी देखा होगा कि कभी कभी फ्रिक्शन रिक्वायर नहीं भी होता ना तो अपने हाथ को ना ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस को ना क्या करते हैं अपन, कैमरे में तो मैं आ ही नहीं रहा हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस को अपन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं ताकि मैं गिरूँ नहीं। जैसे दीवार से साथ में कोई रेलिंग नहीं होती है, सीढ़ी से उतर रहे अपन और एकदम से पैर फिसल जाए तो अपन किसका सहारा ले सकते हैं, दीवार का ले। तो दीवार पे ना हाथ ऐसे चिपका देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अपने हाथ में चिकनाट नहीं है तो अपन दीवार का सारा यूज़ में लेके अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन हाथ भी चिकने रहे और दीवार ने बोला चल चल मेरे पे हाथ क्यों लग रहा है, तो वो फ्रिक्शन देगा ही नहीं उतने रिक्वायर्ड अमाउंट का और तुम्हें टूटने की संभावना पूरी मिल सकती है और तुम्हारे जीवन के हसीन पल भी हो सकते हो। तो यहाँ पर देखना कि किसी भी सरफेस को टच करने का मतलब होता है उस पर बोझ होना, और उतने अमाउंट का बोझ क्या देता है, रिएक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स याद रखना हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा, एक नियतांक आएगा जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, घर्षण गुणांक, या फिर क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ गया क्या। अब मैंने जब ये फॉर्मूला लिख दिया है तो यहाँ पर आ जाओ, F माइनस म्यू इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा, चलेगा क्या। इसी प्रकार देखो, क्या तुम्हें n बराबर mg होता है ये पता है क्या, बताने की जरूरत है नहीं। तो आओ इधर, F माइनस म्यू इंटू एम जी बराबर क्या हो जाएगा, m है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, F माइनस म्यू एम जी बटे में m। काम हो गया क्या बच्चों, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो 2-4 क्वेश्चन देखते हैं अपन कि वही m मास की बॉडी होगी m1 और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों m2। फोर्स लगाया कितना F, नीचे सरफेस से फ्रिक्शन का क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे म्यू लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है चलेगा। सरफेस के क्वेश्चन में ऐसे म्यू लिखा हुआ आ सकता है हमारे लिए। तो जब ऐसी कहानी हो चुकी है तो आगे जाते 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 इनके बीच में रिएक्शन फोर्स कैसा लगेगा, R। नीचे धरती पे बोझ कितना है, ऊपर कितना होगा, इधर धरती पे बोझ कितना है, ऊपर कितना होगा। अच्छा ये क्यों निकाल रहा हूँ इस बार में, क्योंकि मुझे फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। पहला फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू m1 जी। नहीं समझ में आया तो आगे चलो, मतलब रुक जाओ, सही ना, म्यू एम जी होता है इसमें, पहले के लिए बात हो रही थी m1 जी। दूसरे के लिए फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू। कोई परेशानी। अब इतना लिखने के बाद अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा इनके ना। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए कलर चेंज, पहले इसका बना दिया और एक इसका बना दिया। इधर कौन है, m1 है, इधर कौन है, इसको आगे कौन ले जाएगा, फोर्स, लेकिन इसको पीछे कौन ले जाएगा, फ्रिक्शन। वो भी कौन सा वाला, पहला वाला। इसको रोक भी रहा है कोई, दिख रहा है क्या आर, ये मत भूलना। इधर आओ, इसको आगे कौन ले जा रहा है, आर, लेकिन इसको रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन, दूसरा वाला। दोनों का एक्सेलरेशन अभी भी क्या है बच्चों, सेम है। अब दोनों की इक्वेशन लगाने जा रहा हूँ मैं। F इज इक्वल्स टू, इधर वाले सारे पॉजिटिव, कौन कौन, F, बस माइनस क्या क्या आएगा, F1 और R बराबर, चलेगा क्या। इधर आओ, इसकी इक्वेशन लिखो, F बराबर m है, आगे कौन ले जा रहा है, R बराबर माइनस 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 F2 इज इक्वल्स टू m2 है, चलेगा क्या। और देखो F1 और F2 दोनों की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, क्या रख दो इधर। तो F माइनस म्यू m1 का g माइनस R बराबर m1 का a। इधर आओ, R माइनस म्यू m2 का g बराबर m2 का a। चलेगी कोई बात, समझ में आ गई। अब दोनों को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन होनी चाहिए, वो वैल्यू दे रखी होनी चाहिए, मास भी बता दिया जाए, फोर्स भी बता दिया जाए। सेम क्वेश्चन ले सकते हैं अपन कि 5 किलो का हो जाए और 3 किलो का हो जाए, फोर्स कितना आ जाए बच्चों, 100 न्यूटन का। तो तुम इसमें वैल्यू रखना और तुम्हें आंसर मिलेगा। एक्चुअली पहले क्या निकालना पड़ता है बच्चों अपन को, एक्सेलरेशन। तो मैं क्या करूँगा, इसको सीधा इसके नीचे ले आऊँगा, ठीक है। नीचे लाते क्या होगा, R से R कट जाएगा, क्या क्या बच रहा है, फोर्स माइनस म्यू m1g माइनस म्यू m2g बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे m1 प्लस m2a। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या आ गया मेरे पास,
F माइनस म्यू m1g माइनस का म्यू m2g, और नीचे टोटल मास कितना आ जाएगा बच्चों, m1 प्लस m2। चलेगा क्या, किसी को कोई परेशानी? पहले वाले फॉर्मूले को ढंग से देखोगे, क्या मिला, फोर्स में वही फ्रिक्शन माइनस हुआ, नीचे टोटल मास आया। फोर्स में वही 2 फ्रिक्शन माइनस हुआ, नीचे टोटल मास आया। तो अब देखो मैं ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, कितने मास ले लूँ मैं बच्चों, 3 ले लो। फोर्स कितना है, F है, m1 m2 m3। देखो एक्सेलरेशन क्या है, F माइनस म्यू m1g माइनस म्यू m2g माइनस म्यू m3g, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, बोलो काम हो गया क्या? पहले समझा रहा हूँ, फिर तुम्हें फॉर्मूला बनाना भी सिखा रहा हूँ। रट सकते हैं अपन इस तरीके से, कितने भी मास हो जाए कर सकते हैं क्या अपन, वैल्यू उठा के दे दे तब भी कर सकते हैं अपन। तो ये अपने फ्रिक्शन का नॉर्मल क्वेश्चन हुआ। लेकिन फ्रिक्शन को समझने के लिए मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ बच्चों, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। कितने टाइप के होते हैं, पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या लिखा है मैंने बच्चों, दूसरा क्या होता है, तीसरा लिख देता हूं पहले में, है ना, जिसका नाम क्या लिख देता हूं, डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किस में काम करता है बच्चों, और डायनामिक फ्रिक्शन काम करता है किस पर, मोशन पे। जब कोई बॉडी रेस्ट पे तब भी फ्रिक्शन काम करेगा, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी मोशन में है तो भी उसको क्या बोलते हैं अपन, डायनामिक फ्रिक्शन, क्योंकि मोशन में। अब मुझे बताओ दोनों में से ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स ज़्यादा लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में किस में ज़्यादा है, रेस्ट के टाइम पे ज़्यादा है या मोशन के टाइम पे ज़्यादा होता है? ऐसे तुम थोड़ा दिमाग लगा के तुक्का लगा के जवाब देके देखो कि मोशन के टाइम पे डायनामिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली। तो चलो ठीक है, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर वापस इसी पेज पे आ जाऊंगा मैं ना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, मतलब एक सरफेस है। इस सरफेस पे मैंने क्या रख दिया बच्चों, एक m मास रख दिया, ठीक है, और इसका एंगल क्या मान लिया बच्चों, थीटा। लेकिन ये सरफेस जो है ना ऐसे थी, ठीक है। अब मुझे बताओ ये m मास की बॉडी अगर इतने सरफेस पे होगी तो नीचे गिरना चालू करेगी क्या, करेगी? जहां कर जाए मुझे बता देना। एग्जांपल ले सकते हैं पर मुझे कॉपी दो, बढ़िया पुट्ठे वाली है किसी के पास, अच्छा सरफेस होना चाहिए उस पर, मोटे पुट्ठे वाली नोटबुक चल जाएगी, ये चल जाएगी। देखो ये थोड़ी पुरानी भी है, इसका मतलब इसमें इनफ अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन भी है ना। तो अपन क्या करते हैं, इस पर माचिस रखते हैं, ठीक है। सरफेस इसकी फ्लैट नहीं है, फ्लैट सरफेस के लिए चलो चलेगा कोई ना, तुम देख पा रहे हो, इसको यहाँ रखता हूँ, यही वाला मेरा केस है। अभी एंगल कितना है, 0, धीरे धीरे एंगल बढ़ा रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि एंगल बढ़ाते समय, या फिर ये माचिस मान लो तुम ही हो, और तुम्हें ना इस सरफेस पे बने रखने के लिए किसी को पकड़ने का कुछ भी साधन नहीं दे रखा, तुम्हें सिर्फ सरफेस को यूज़ में लेना, तो तुम जितना हो सके हाथ के ग्रैपिंग बना के रखोगे। अभी तो तुम नहीं गिरोगे, अब गिरोगे, गिरोगे। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, हो क्या रहा है, तुम धीरे धीरे जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे तुम नीचे जाने की कोशिश में लगे रहते हो। लेकिन अपने आप को नीचे जाने से बचाने के लिए क्या करोगे, तुम क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस पे अपने हाथ मारोगे ताकि तुम नीचे ना जाओ, बिल्कुल ऐसे टच कर लोगे सरफेस को। लेकिन कब तक करते रहोगे, एक टाइम बाद तो तुम्हें नीचे जाना ही है। तो कहने का मतलब हो गया, नीचे जाने के बाद जैसे तुम्हारा मोशन स्टार्ट हो गया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस समय हार मान जाओगे, उस समय भी ट्राई करोगे, नहीं बचाओ बचाओ, उस समय भी करोगे? अच्छा ट्राई तो तुम कब से कर रहे हो, तब से कर रहे हो जब सीधी सरफेस थी, जरूरत नहीं थी, तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन यूज में ले रहे थे बच्चों, तुम स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही उस स्टैटिक फ्रिक्शन को धीरे धीरे मैंने तुम्हें हिलाने का प्रयास किया, तो तुमने तुम्हारे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या कर दी, बढ़ा दी, क्योंकि तुम स्टैटिक रहना चाहते हो, इसलिए तुमने तुम्हारे हाथों से ग्रैपिंग करके जो फ्रिक्शन का अमाउंट है उसको और बढ़ाने का प्रयास कर दिया। अब जब तुमने और बढ़ाने का प्रयास कर दिया तो धीरे धीरे एंगल और बढ़ा, तो तुमने और फ्रिक्शन बढ़ाने का प्रयास कर दिया, तुम ज्यादा ग्रैपिंग करने लगे, मैंने एंगल और बढ़ा दिया, तो तुम और प्रयास करोगे। इसका मतलब तुम तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन धीरे धीरे क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। लेकिन एक टाइम जरूर आएगा जब तुम
फिसल जाओगे। इसका मतलब तुम तुम्हारे स्टैटिक फ्रिक्शन को एक सीमा तक पहुंचा देते हो। उसी सीमा को अपन पता है क्या बोलते हैं बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन? ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम अमाउंट होता है, इसलिए इसे अपन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का सिंपल सा आधार हो गया कि पहले तुम स्टेशनरी रहना चाहते थे, धीरे धीरे मैंने जब तुम्हारे लिए स्लोप बढ़ा दी तो तुमने अपनी स्टैटिक फ्रिक्शन का अमाउंट बढ़ा दिया, और जैसे जैसे तुम्हारा एंगल बढ़ता गया तुमने स्टैटिक फ्रिक्शन को और बढ़ाया। एक टाइम जरूर आया जब तुम डायनामिक हो गए, मोशन में आ गए, लेकिन मोशन में आने से पहले क्या तुम स्टैटिक में थे या लिमिटिंग स्टैटिक में थे? मैक्सिमम स्टैटिक में। तो बताओ, मेरा सवाल वापस पूछ लेता हूं तुमसे कि अभी इसको भूल जाओ, इन दोनों में से कौन ज्यादा है? स्टैटिक ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का मतलब होता है मोशन को रोकना, स्टैटिक का मतलब होता है तुम रुके हुए हो, इसका मतलब तुमने मोशन को मात दे रखी है अभी तक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होगा किससे? डायनेमिक से। अब बताओ स्टैटिक ज्यादा है या लिमिटिंग स्टैटिक ज्यादा है? लिमिटिंग स्टैटिक ज्यादा। तो बताओ इन सब में से सबसे ज्यादा कौन सा है फ्रिक्शन फोर्स? ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग, जो कि मोशन स्टार्ट होने से जस्ट पहले का लगाया गया अमाउंट होता है फ्रिक्शन का। उसके बाद कौन होता है? स्टैटिक। फिर कौन आता है? डायनेमिक। डायनेमिक को लिखेंगे एफ के, लिमिटिंग को बोलेंगे एफ एल, और इसको क्या बोलेंगे? एफ एस। इसका फॉर्मूला होगा म्यू एस इंटू एन, इसका फॉर्मूला म्यू एल इंटू एन, इसका फॉर्मूला म्यू के इंटू एन। तो ये जो एस एल एन मैंने लिखा है, तो इसके लिए म्यू एस, इसे बोलते हैं अपन स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फिर एल के लिए क्या बोलेंगे बच्चों अपन? लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। के को क्या बोलेंगे? डायनामिक। अच्छा, के का मतलब यहां पर काइनेटिक को रिप्रेजेंट करता है ना, चलेगा? तो डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो पता चलता है कि पहले लिमिटिंग आएगा, उसके बाद स्टैटिक आएगा, उसके बाद कौन आएगा? काइनेटिक आएगा। और इसी प्रकार फ्रिक्शन में भी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, फिर कौन होगा? डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या ये सीक्वेंस समझ में आएगा? ये में याद होना चाहिए। तो यहां पर मैं फिर आ जाता हूं, मैं इसको यहां तक लेके आ गया, और यहां तक लाने के बाद मैंने बोला कि जस्ट स्टार्ट ऑफ मोशन, स्टार्टिंग ऑफ मोशन, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ मोशन। मोशन जैसे ही जब थोड़ी देर में स्टार्ट हुआ ही है, तो उस समय केस क्या होगा? नीचे क्या है इसका? बोझ mg, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। क्यों? ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। जहां एंगल बनता है वहां कोस थीटा, जहां नहीं बनता वहां साइन थीटा। अब ये क्वेश्चन फ्रिक्शन का पता कैसे चलेगा? क्योंकि यहां पर क्या दे रखा होगा मुझे? म्यू। तो पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे की तरफ। तो तुम ढंग से देखना, सबसे पहले फ्रिक्शन ही निकाल लेता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? म्यू वन। म्यू की वैल्यू तो म्यू है, लेकिन एन निकालना है। एन यही होगा क्या बच्चों? बताओ एन किसके बराबर होगा? mg के या mg cos थीटा के? सामने देखो, एन के जस्ट सामने कौन है? तो हो जाएगा mg cos थीटा। चलेगा क्या? अब इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन कैसे लिखेंगे? कि एम मास की बॉडी को नीचे तो ले जाया जा रहा है किससे? mg sin थीटा से। पीछे ले जाया जा रहा है फ्रिक्शन कितना? म्यू mg cos थीटा से। लेकिन फिर भी ये कहां जा रहा है? नीचे ही जा रहा है। तो इक्वेशन लिखने के लिए क्या कर रहे हैं अपन? F बराबर ma। जब F बराबर ma तो नीचे वाला फोर्स पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव, बराबर मास इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सीलरेशन। बोलो यहां तक समझ में आया या नहीं? इक्वेशन तैयार हो चुकी। लेकिन मैं अगर बोलूं एट लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन लिमिटिंग में ना क्या लिखा है मैंने? अबाउट टू स्टार्ट। अबाउट टू स्टार्ट का मतलब क्या होता है? कि जस्ट स्टार्ट होने वाला है। ये तो हो चुका है। अगर स्टार्ट होने वाला है, इसका मतलब अब तुम फिसलने वाले हो, तो इस समय तुम्हारा जो फ्रिक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, लेकिन एक्सीलरेशन अभी क्या होगा?
क्योंकि तुम हिले नहीं हो, हिलने वाले हो, हिले थोड़ी हो। एक्सेलरेशन कितना हो गया 0, तो मैं इसको अगर 0 रख देता हूं तो यहां पर देखना कि mg साइन थीटा माइनस का म्यू mg कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो mg साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा म्यू mg कॉस थीटा, mg कट गया, क्या बचा साइन थीटा बराबर म्यू कॉस थीटा का डिवाइड कर देता हूं तो बताओ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा म्यू, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख देंगे अपन बच्चों, अपन टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा म्यू। तो पता चलता है कि ये जो टेन थीटा है ये स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि थीटा से जैसे ही मैं एंगल बढ़ाऊंगा तब ये फिसलना चालू होगा। इसका मतलब एंगल थीटा तक का तो क्या था ये बच्चों, जैसे ये एंगल कितना है बच्चों हमारे पास 0 एंगल है, 0 एंगल को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, एंगल बढ़ा रहा हूं, फ्रिक्शन बढ़ाया जा रहा है, एक टाइम बाद ये चलना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब उस चलने से जस्ट पहले का जो मूवमेंट होता है उसी मूवमेंट को बोलते हैं इसको रोकने की व्यवस्था। इसका मतलब होता है, कहां लिखूं, इसका मतलब होता है यहां लिखता हूं ना नीचे, रोकने की व्यवस्था बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज मतलब इसको अभी जस्ट हिलने से रोके जाने वाला एंगल, क्योंकि इससे ज्यादा एंगल बढ़ा देंगे तो वो एंगल रिपोज नहीं होगा, फिर तो वो मोशन चालू कर देगा। तो एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर आ गया बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो गया। समझ में आ गया क्या, तो मुझे यहां पर एंगल ऑफ रिपोज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर प्रूफ हो चुका है। अब मैं मेरे पुराने ख्यालातों पे जाता हूं। इस पर यहां पर अपन ने बहुत कुछ देखा, अच्छा समझ में भी आया, तो मैं इसका साइज थोड़ा छोटा करके कुछ समझाना चाहता हूं, देखना कि क्या समझाएंगे। इतना चल जाएगा साइज कि मेरा यहां पर हेडिंग आनी चाहिए। मैंने लिख दिया यहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या लिखा है बच्चों मैंने, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये समझना कि ये जो डायग्राम है इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो ये रही एफ आर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डायरेक्शन ये रही, तो इसके बीच में रिजल्टेंट कहां से जाएगा, हाँ या ना, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट या तुल्य सदिश किधर से जाएगा, बीच में जाएगा। तो इस नॉर्मल का इससे बनाया हुआ जो एंगल होता है उससे अपन बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे, अल्फा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो एंगल बिटवीन किसके, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से। तुम देख पा रहे हो कि एक डायरेक्शन ये आर की है और ये किसकी, एन की है। ये डायरेक्शन किसकी बच्चों, फ्रिक्शन की, सही है क्या। तो इसके एंगल को क्या बोल दिया मैंने, अल्फा। तो यहां से मैं निकालना चाहता हूं किसकी वैल्यू, टेन अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और अल्फा जिससे बन रहा है वो क्या हो जाएगा, बेस। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन। नीचे क्या चल रहा है, एन, एन से एन कट गया, क्या है आंसर, म्यू। और म्यू किसके बराबर आया, तो टेन अल्फा ही म्यू के बराबर है। तो इससे पता चलता है कि एंगल ऑफ जो फ्रिक्शन होता है मतलब टेन अल्फा वो किसके बराबर आया बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू के बराबर आया। तो बताइए खुलासा हो चुका है यहां पर कि अभी अभी मैंने प्रूफ करा कि एंगल ऑफ रिपोज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। अभी भी प्रूफ करा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि टेन थीटा ये कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज, सही है। टेन अल्फा क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की टेंजेंट भी बोल सकता हूं। और म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये तीनों आपस में क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि म्यू की वैल्यू दे रखी है √3, कितनी दे रखी, और बोला कि इसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता दो। तो टेन थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा किसके बराबर है, √3 के। और बताओ टेन की वैल्यू √3 कितने पे होती है, 60 डिग्री पे। बोलो समझ में आ गया क्या क्वेश्चन। ये हुआ फ्रिक्शन का रामबाण हथियार खत्म यहाँ पर। अच्छा फ्रिक्शन में एक बैंकिंग रोड वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जब सर्कुलर मोशन को उठाऊंगा तब उसमें बैंकिंग रोड वाले क्वेश्चंस भी उठा लूंगा। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है महातोड़ के लिए एनएलएम का सेकंड पार्ट। थैंक यू सो मच।